शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब आप कैसे हो? आप लोग बोलना भिड़ो, बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, रिलेटेड सर्विसेज का एकदम कतई इंपॉर्टेंट वाला जो स्टैंडर्ड है ना, वो तुम्हारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। क्योंकि देख भाई, एग्री अपॉन में इतना कुछ बात नहीं बनता है, उसमें तो खींच खींच के अपन ने दूसरा क्वेश्चन बनाया था, एक ही क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड निपट जाता है। लेकिन कंपाइलेशन एंगेजमेंट ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है। गोबिलो गोबिलो गोबिलो, सबसे पहले कंपनी उसका मैनेजमेंट हमारे पास में आ जाता है और बोलता है कि हमको ऑडिटेड एफएस चाहिए। अपन बोलते हैं ऑडिट में कर दूंगा, मेरे को एफएस तो दे दे। वो बोलता है कि मेरे को नहीं आता एफएस बनाने को। तो अपन क्या करेंगे, उसको सीए नंबर 2, बीवी नंबर 2, सीए नंबर 2 के पास में भेज देंगे और सीए नंबर 2 क्या करेगा, उसको एफएस बना के देगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, सीए नंबर 2 को रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन जजमेंट्स, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन जजमेंट सीए नंबर 2 को देगा। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जजमेंट एक्यूरेट एंड कंप्लीट होने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी। ठीक है, सीए नंबर 2 बोलेगा देख भाई, सारी चीजें एक्यूरेट एंड कंप्लीट करके मेरे को दे दे, फिर मैं क्या करूंगा, तुझे एफआरएफ के हिसाब से कंपाइल करके दूंगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एफएस बना के दूंगा। तेरे को एएस के हिसाब से चाहिए तो एएस के हिसाब से ले ले, तेरे को इंडिया एस के हिसाब से चाहिए तो इंडिया एस के हिसाब से ले ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड तेरे जजमेंट एक्यूरेट एंड कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है सर। और एक बात समझने की आती है, ये जो मैनेजमेंट देगा ना सीए नंबर 2 को, क्या देगा भाई, ट्रायल बैलेंस वगैरह देगा, बाकी उसके जजमेंट वगैरह अलग से देगा। तो ट्रायल बैलेंस वगैरह है ना, वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस, सिग्निफिकेंट नोट्स ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीजें क्या करेगा, सीए नंबर 2 को देगा। एंड सीए नंबर 2 उसके साथ में क्या करेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके देगा, कंपाइल करके देगा। ठीक है, अब सर ये समझने की बात आती है कि ये है ना, ये हमारा कौन करेगा, प्रैक्टिशनर परफॉर्म करेगा। सर ये ऑडिटर होगा क्या? अरे भाई, अरे छोरे, इतनी बात तो समझना, ऑडिटर कैसे होगा, तू ही उसका ऑडिट करेगा और तू ही उसका एफएस बनाएगा के, ऐसे थोड़ी होता है छोरे। ठीक है, तो ये बस क्या करता है, प्रैक्टिशनर होगा जो मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा किसमें, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में। ठीक है, इसमें भी तुम्हारा एश्योरेंस नहीं जाता है दोस्त, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है सर। इसमें एसक्यूसी 1 जो है ना, एसक्यूसी 1 जो है ना, एसक्यूसी 1 एप्लीकेबल हो जाता है क्या? हाँ भाई, एसक्यूसी 1 में ही हमने देखा था, ये तुम्हारा ऑडिट रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट सबके ऊपर होता है। तो सर अपन ने इसमें एयूपी, एग्री अपॉन प्रोसीजर में क्यों डिस्कस नहीं किया? मैंने बोला तो भाई, इतना सा तो स्टैंडर्ड है, वो 4 प्रोसीजर परफॉर्म करके निकलने का है हमको, यहाँ पे एसक्यूसी 1 ये सब तुमको डिस्कस करने का है क्या, करने का है क्या, जरूरत नहीं है ना। तो बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एसक्यूसी 1 अप्लाई होता है ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को, जिसमें SRS 4410 भी आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, अब सर इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों बनाया गया, कंपाइलेशन एंगेजमेंट को क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है ये तो बताओ। सर दिखता इतू सा है लेकिन है बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का पर्पस बताओ एंड एश्योरेंस बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया था, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का पर्पस बताओ एंड तुम्हारे पास में रिपोर्ट बताओ। ऐसे कर करके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अपने को पता है ना, इसका पर्पस में कुछ है नहीं है। देख, प्रैक्टिशनर कौन होता है, जिसके पास में अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्टीज होता है, तभी तू एफआरएफ के हिसाब से बना के देगा। तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्टीज होता है प्रैक्टिशनर के पास में, उस एक्सपर्टीज को यूज करेगा और क्या करेगा, मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। यही होता है तुम्हारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट। अब इसका पर्पस क्या होता है, 2 पर्पस होते हैं। एक तो मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए तुम एफएस बनाते हो, जैसे ऑडिट वगैरह करना, इसके लिए एफएस चाहिए तो उसको एफएस बनाते हो, नहीं तो किसी और पर्पस के लिए एफएस बनाते हो अदर देन तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, उसके लिए बनाते हो। तो या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या फिर अदर देन में 3 पॉइंट आते हैं तुम्हारे पास में, क्या, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस पर्पस के लिए। एमएनटी को चाहिए, मैनेजमेंट गवर्नेंस को चाहिए, क्यों, उनका भाई इंटरनल कुछ होगा, उनको इंटरनली यूज करना है डिसीजन मेकिंग के लिए, इसके लिए चाहिए। या फिर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग टू स्पेसिफिक पार्टीज अंडर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसका है तुम्हारे पास में, फॉर एग्जांपल ग्रांट एप्लीकेशंस वगैरह है। या फिर ट्रांजैक्शनल पर्पस, ट्रांजैक्शनल पर्पस में मतलब क्या, मर्जर एक्विजिशन में तुमको चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, लिखना कैसे है तुमने, लिखना कैसे है, देखो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, एक तो एसक्यूसी 1 के बारे में पूछा है, की इश्यूज के बारे में पूछा है,
हाँ, यहाँ पे पूछा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट से कैसे डिफर करता है तुम्हारा। ठीक है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो है उसके की इश्यूज को डिस्कस करो एंड मैनर बताओ कि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट से कैसे डिफर करता है, एंड SQC 1 के ऊपर भी तुम्हारे क्या करने हैं, व्यूज देने हैं। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, सबसे पहले SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट की बात करता है, जिसमें प्रैक्टिशनर है ना अपना अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज को यूज करता है ताकि वो प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को मदद करे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन FRF के हिसाब से। ये तुमने लिख लिया। अब इसका पर्पस क्या है, टू कंप्लाई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, एंड दूसरा पर्पस अनरिलेटेड टू मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या तो उसका रिक्वायरमेंट है या फिर उसका अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड में क्या है, MNT को तुम क्या करते हो, हेल्प करने के लिए। एक्सटर्नल पार्टीज जैसे ग्रांट वगैरह है, हमने एग्जांपल देखा था। एंड ट्रांजैक्शनल पर्पस में मर्जर और एक्विजिशन के लिए 3 पर्पस हो सकते हैं। फिर तुमने बोलना है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट से कैसे डिफर करता है, इसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, जहाँ पे तुम अपना एक्सप्रेस करते हो कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो देखो कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो है ना तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, करके बता दो। कंपाइलेशन एंगेजमेंट डज नॉट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी बता दो। SQC 1 क्या है, इसका क्या काम है, ये तो एप्लीकेबल हो जाता है सारे एंगेजमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा कंपाइलेशन एंगेजमेंट के ऊपर। बात कितनी कितनी फालतू की बात है, दिखता इतना बड़ा है कुछ नहीं है, दम ही नहीं है इसमें। ठीक है सर, अब बताइए हमको कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हमारा काम क्या होता है इस चीज में। देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे पास में क्या होता है, एज ए प्रैक्टिशनर तुम्हारे पास में अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्सपर्टीज होती है, बस उसको अप्लाई करने की बात करता है, ताकि तुम मैनेजमेंट को क्या करो, मैनेजमेंट के हिसाब से तुम क्या करो, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करके दे दो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन FRF के हिसाब से, उनको मदद करो। और दूसरी चीज आती है, ये रिपोर्ट करो इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ SRS 4410। बस एक तो तुमको एक्सपर्टीज को अप्लाई करना है एंड दूसरा रिपोर्ट करना है, हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में दम नहीं था, स्कोप में क्या आएगा सर, स्कोप में क्या आएगा ये तो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, लेकिन क्या कवर होगा तुम्हारा, कवर क्या होगा, तुमको मैनेजमेंट को हेल्प करना प्रिपेयर प्रेजेंट करने में एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर FRF, वो तो तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो डिपेंड करेगा, लेकिन उसको हेल्प करना ये तो तुम्हारे स्कोप में कवर हो जाएगा। जिम्मेदारी किसकी होती है सर, जिम्मेदारी हमेशा मैनेजमेंट की होती है फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड बेसिस ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। दिस इंक्लूड सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट एंड जजमेंट। सबकी जिम्मेदारी कौन सी होगी, मैनेजमेंट की होगी। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एक्यूरेट है, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी, फाइनेंशियल, इसकी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी। ठीक है, डिफरेंट FRF कैन बी यूज, इसमें तुम्हारे पास में डिफरेंट FRF हो सकते हैं। जैसे देखो, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेंजिंग फ्रॉम अ सिंपल एंटिटी स्पेसिफिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सिंपल से FRF जैसे तुमको बनाने का है, जैसे हमने ऊपर क्या देखा है, देखो ऊपर हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे तुमको शेड्यूल 3 के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट को चाहिए, गवर्नेंस को चाहिए, तो उसका अपना अपना हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए अलग से बन सकता है। तो यहाँ पे जो ना FRF तुम्हारा डिपेंड हो जाएगा। यहाँ पे जनरल पर्पस भी हो सकता है, स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, स्पेशल पर्पस जब जब आता है ना, तो हमारे रिपोर्ट में क्या आना चाहिए, जैसे 800 में हमने देखा था, हमारे रिपोर्ट में 2 पॉइंट आने चाहिए। क्या, ये हमारा स्पेशल पर्पस है, इंटेंडेड ओनली फॉर दिस ऑडियंस, एंड हम क्या बोलेंगे, इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट मत करो अदर पर्पस के लिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे रिपोर्ट में, जाके देखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है क्या, हमने बात करी थी एग्री अपॉन में भी, हम यहाँ पे भी बात करते हैं, हमने इथिकल रिक्वायरमेंट को हमेशा कंप्लाई करके चलना होता है। सर SQC 1 एप्लीकेबल हो रहा है, इथिकल रिक्वायरमेंट तो गए अपने आने ही आने। ठीक है, तो इथिकल रिक्वायरमेंट तो कंप्लाई करके चलना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पोटेंशियल थ्रेट एंड अप्रोप्रिएट एक्शन तुमको लेना पड़ेगा। सर इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है क्या, इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है क्या, इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आपको, जैसे 800 की सीरीज में इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट आएगा, अभी तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो कि रिलेटेड सर्विसेज में इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन लॉ भाई ने बोला है, तो लॉ भाई के आगे कौन जा सकता है भाई साहब। सर मैंने आपको बोला था, इंटीग्रिटी आएगा, ऑब्जेक्टिविटी आएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर आएगा, सब कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा, लेकिन इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी वगैरह आता है तो ऑब्जेक्टिविटी आएगा, इथिकल रिक्वायरमेंट आते हैं, इंडिपेंडेंस नहीं आता है।
सर हमको क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में परफॉर्म करना पड़ेगा एंड उसके बाद में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब जब अपन को एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है ना, कंपाइलेशन एंगेजमेंट को जब जब एक्सेप्ट करना है ना, तब तब कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कुछ ना कुछ खतरनाक वाला आ ही जाता है। तो देखो जब जब एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है ना, उसके बारे में तो अपन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे SQC 1 के बारे में अपन ने बात करी है ना, तो क्या होता है, एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल या फिर एंगेजमेंट पार्टनर का जिम्मेदारी वाला एक क्वेश्चन ऐड हो जाता है, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा। जहां तक अभी अब तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें ये चीज डिस्कस नहीं हुई थी। अभी तक अपन सीधा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट में। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है माय बाप। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले कंपाइलेशन के बारे में बोलेंगे एंड उसके बाद में टू एग्जामिन प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना, तो कुछ कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती है। सर सबसे पहले क्वालिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। तो एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदार किसके लिए होगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू विच पार्टनर इज असाइंड। ठीक है, तो क्वालिटी की जिम्मेदारी होती है, उसके साथ में एंगेजमेंट को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी QCPP के हिसाब से करने की जिम्मेदारी पार्टनर की होती है। इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं सर अपन, इसमें अपन 3 पॉइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के बात करते हैं एंड 2 पॉइंट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के करते हैं। 1 मिनट दीजिए सर मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए सर यहाँ पे मैं तुमको दिखा देता हूँ क्या चीज़ आती है। हम कहाँ पे है, हम है SA 220 में। SA 220 में जब SQC 1 बोलो, SA 220 में हम जब क्या बात करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के बारे में बात करते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के बारे में बात होती है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में 4 पॉइंट होते हैं, क्लाइंट का इंटीग्रिटी और हमारा कॉम्पिटेंस, हमारा इथिकल रिक्वायरमेंट एंड सिग्निफिकेंट मैटर। तो हमारा हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा 2 पॉइंट है, या तो फर्म का कॉम्पिटेंस है एंड तुम्हारा इथिकल रिक्वायरमेंट है। तो इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं, इसकी जिम्मेदारी अपनी होती है, किसकी, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। तो देखो एक्सेप्टेंस का 1 पॉइंट बनेगा, तुम्हारा कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म का 2 पॉइंट बनेगा एंड तुम्हारा इथिकल रिक्वायरमेंट के 3 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट तुम्हारे एक्सेप्टेंस से बन जाते हैं, एक एक्सेप्टेंस का खुद, उसके बाद में जो फर्म के पॉइंट है वो पॉइंट कवर हो जाएंगे। उसके बाद में 2 पॉइंट बनते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के। परफॉर्मेंस में तुम्हारे पास में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या होती है, डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस की होती है, ये पॉइंट तुम्हारा बनेगा। और एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी क्या होती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने की। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सही से बना है कि नहीं बना है, इसकी जिम्मेदारी भी एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। ठीक है, 5 पॉइंट कौन से आएंगे, एक्सेप्टेंस का पॉइंट आएगा, कॉम्पिटेंस, इथिकल रिक्वायरमेंट का आएगा, डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का आएगा। सर आइए वापस। ठीक है, ठीक है, एक तो क्वालिटी का पॉइंट हो गया, QCPP के हिसाब से तुम्हारा एंगेजमेंट परफॉर्म होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट। तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट प्रोसीजर को फॉलो करना, तो इसमें सब तुम्हारा आ जाएगा, सब प्रोसीजर्स आ जाएंगे। उसमें स्पेसिफिक तुमको देखना पड़ेगा। अब कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज किसकी देखनी पड़ेगी, एंगेजमेंट टीम की। एंगेजमेंट टीम कलेक्टिवली हैज अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ये तुमको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद में इथिकल रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे पॉइंट तुमको कैसे लिखना है, बीइंग अलर्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस बाय द मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम विथ इथिकल रिक्वायरमेंट, विथ रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट, एंड उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना तुमने, अगर वो मैटर एंगेजमेंट पार्टनर के अटेंशन में आता है तो। ठीक है, तो बात खत्म। 3 पॉइंट तुम्हारे एक्सेप्टेंस के बनेंगे, एक तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो तुमने फॉलो करने हैं। उसके बाद में एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ये चीज तुम्हारी जिम्मेदारी है देखना। और एंगेजमेंट टीम है ना, रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती है क्या, वो चीज देखना। अगर नॉन कंप्लायंस है उसका इंडिकेशन के लिए तुमने अलर्ट रहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद में 2 पॉइंट परफॉर्मेंस के होते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन, सुपरवाइजिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट PRL के हिसाब से ये तुम कौन, किसकी जिम्मेदारी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की। एंड अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसकी जिम्मेदारी भी एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। सर होती है। सबसे पहले ओवरऑल क्वालिटी की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है एंड फिर QCPP के हिसाब से तुम्हारा एंगेजमेंट परफॉर्म होना चाहिए। कैसे होगा, 3 पॉइंट तुम्हारे एक्सेप्टेंस के, 2 पॉइंट तुम्हारे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के। एक्सेप्टेंस के कौन से पॉइंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के लिए जो जो प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं वो तुमने करने की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है। सर उसमें 2 पॉइंट आते हैं फर्म के, क्या, एक तो कॉम्पिटेंस देखना है, एक इथिकल रिक्वायरमेंट देखना है।
तो कॉम्पिटेंट कौन होगा? कॉम्पिटेंट कैपेबल एंगेजमेंट टीम होगा। वो है कि नहीं है चेक करना एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। इथिकल रिक्वायरमेंट को अगर वो कंप्लाई नहीं करता है, उस नॉन कंप्लायंस के कुछ इंडिकेशन आते हैं, तो इस इंडिकेशन के ऊपर अलर्ट रहना, ध्यान देना, वो जिम्मेदारी आती है। कुछ नॉन कंप्लायंस होता है तो उसके ऊपर रिपोर्ट करना, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, इसके बारे में भी एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। एंड उसके बाद में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में तो सिंपल है, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड तुम्हारा परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, एंड उसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। यही सबसे कड़वा वाला आंसर है, सबसे कड़वा आंसर यही है तुम्हारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट का। बाकी सारे मधुर एकदम स्वीट स्वीट आंसर है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत करते हैं अपन एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस से। ठीक है, इतना एक्सेप्टेंस करते हैं, तो एक्सेप्ट करते समय तुमने क्या ध्यान देना है? प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट अनलेस वो एग्री हो जाता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को। सर ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होते हैं? चलो अपन जाते हैं फिर से 210 में। सर कितनी बार 210 में लेकर जाओगे, कितनी बार? ठीक है, तो अपने को जिम्मेदारी क्या होता है? सबसे पहले प्री कंडीशन होते हैं, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है क्या, एग्रीमेंट ऑब्टेन करना होता है पीपीएफएस एफआरएफ के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल के बारे में। फिर एफआरएफ कैसे डिटरमाइन होता है? सर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्या क्या एंगेजमेंट के टर्म्स आते हैं? सबसे पहले कंटेंट में क्या जाएगा तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। उसके बाद में जिम्मेदारी जाएगी, किसकी जिम्मेदारी? ऑडिटर की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। ठीक है सर, ऑडिटर की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर होती है। मैनेजमेंट की क्या होती है? एफआरएफ को आइडेंटिफाई करना, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। तो बात करते हैं सर, बात करते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या जाना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जाना चाहिए, एक पॉइंट हो गया। दूसरा ऑडिटर की जिम्मेदारी, उसमें तुम क्या बता दोगे? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, इसमें तुम क्या बता दोगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना, उसमें अपन क्या क्या पॉइंट मैनेजमेंट से लिख के लेते हैं। एक तो पीपीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बनाना, क्या है? एफएस को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना एफआरएफ के हिसाब से। एंड डीम ऑफ इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। बस यही पॉइंट है ना 210 के, कॉपी पेस्ट 4410 में करेंगे। देखो सर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। इसके बाद में जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक तो अपनी जिम्मेदारी होती है प्रैक्टिशनर की, ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर की। ठीक है, इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी होती है। उसके साथ में हमने क्या देखा था? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट हो गया। फिर अपन देखते हैं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कहाँ पे है? देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें हमने कौन सा पॉइंट देखा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। हो गए, हो गए। तो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट आ गए तुम्हारे। ऐसे कैसे 5 पॉइंट चिपका दो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के उठा दो और चिपका दो। उसके साथ में हमने बात करी थी कि देखो उससे हमको एग्री करके लेना है, किसके ऊपर? पीपीएफएस एफआरएफ के ऊपर एंड इंटरनल कंट्रोल, डीम ऑफ आईसी। तो देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे पीपीएफएस तो नहीं है लेकिन पीपीएफआई है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना। एफएस अभी तक बना क्या? नहीं। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना किसके हिसाब से? एफआरएफ के हिसाब से। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। और डीम ऑफ आईसी, डीम ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल, जो तुमको डिटरमाइन करने में, एफएस को बनाने में हेल्प करेंगे कि वो तुम्हारा फ्री होना चाहिए मटेरियल स्टेटमेंट से। उसके लिए जो इंटरनल कंट्रोल होते हैं उसका डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक तो हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं है दोस्त, नया अभी पढ़ेंगे। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। सर ये कहाँ से आ जाता है पॉइंट उठ के? देख भाई साहब, 1 मिनट दे मुझे। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, कहीं से भी पॉइंट उठ के नहीं आते दोस्त। हमने क्या बोला था? मैनेजमेंट क्या करेगा? हमको क्या करेगा? सीए नंबर 2 को सारे रिकॉर्ड्स देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, इंफॉर्मेशन देगा, जजमेंट देगा। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, जजमेंट देगा। और ये सारी चीजें एक्यूरेट एंड कंप्लीट हो, किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना बाबू। यही बात होती है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करी है वो एक्यूरेट है एंड कंप्लीट है। एंड उसके ऊपर के जजमेंट जो है ना, वो जजमेंट की भी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिशनर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमको फॉर्म एंड कंटेंट देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का, उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, पीपीएफएस एफआरएफ के हिसाब से है क्या? डीम ऑफ आईसी। उसके बाद में एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड जजमेंट के ऊपर
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। एक पॉइंट ज़्यादा आता है, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये भी अपन क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री करके लेंगे, ठीक है। याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो छोड़ दे, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं। जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने एग्री अपॉन में क्या किया था, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री किया था, तेरे मेरे बीच में जो है अपने दोनों के बीच में ही रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी सेम टू सेम पॉइंट आता है, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट भी तुमने क्या करना है, एंगेजमेंट में एग्री करके लेना है। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो भाई पॉइंट कम याद किए क्या अपन ने, ओहो बहुत मेहनत करी है, ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर तुम्हारा जाएगा, वो तुम्हारा राइटिंग में वगैरह जाना चाहिए। कुछ अगर चेंजेस होते तो चेंजेस करो, चेंजेस होते हैं तो तुम क्या करो, वो सारी चीजें सेम टू सेम जो हमने 210 में बात करी थी, सेम टू सेम, कुछ कुछ चेंज नहीं है, सेम टू सेम, ठीक है। ठीक है सर, एक्सेप्ट कर लिया। चलो फटाफट अपन को परफॉर्म करने का है एंगेजमेंट, परफॉर्म करने का है एंगेजमेंट। तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारा, कंपाइल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनेगा तुमको, प्रोसीजर तुमको परफॉर्म करने हैं कुछ, क्या तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए जब तुम एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हो। तो ये तो एसएम का क्वेश्चन है। तो प्रोसीजर जब यहाँ पे बात होती है ना, तो तुम्हारे पास में 10 प्रोसीजर होते हैं, 10 और इतने ज्यादा, अरे है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, 10 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो 10 पॉइंट है ना, ये 10 पॉइंट तुमको लिखने के हो सकते हैं, लेकिन तुमको पता है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अपन क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, या फिर एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हो। देखो क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं होता है बच्चों को, अरे सिंपल है ना, कंपाइल बोल दिया ना तेरे को, तो किधर नहीं जाने का है, SRS 4410 में आने का है, घूमने का नहीं तुमने बाकी स्टैंडर्ड में, कंपाइल बोल दिया ना तेरे को, चुपचाप 4410 में आ जा। इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग। कहाँ पे हो, तुमको बोल दिया एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है, तो बात खत्म, प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है बिड़ू। आजा अपन क्या करते हैं, आजा सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, देखो प्रोसीजर में ना 4 प्रोसीजर हमको परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। 4 प्रोसीजर हमको परफॉर्म करने होते हैं। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे, किसका, बिजनेस का, ऑपरेशन का एंड FRF का। सर बिजनेस ऑपरेशन पता होनी चाहिए ना सर, ऐसे कैसे बिना बिजनेस ऑपरेशन को अंडरस्टैंड करे इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कैसे करोगे। अगर बैंकिंग का बिजनेस है तो भाई साहब कंपाइल तुम शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना नॉर्मल वाला करोगे, इंश्योरेंस का है नॉर्मल वाला करोगे, NBFC है नॉर्मल वाला करोगे, डिवीजन 2 वाला उसमें डिवीजन 3 है। तो समझना तो पड़ेगा कि बिजनेस किसका है, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का होना चाहिए, FRF का भी अंडरस्टैंडिंग तुमको होना चाहिए। उसके बाद में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, कुछ नहीं, कंपाइल करोगे। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ले लिया, FRF का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, क्या करोगे, कंपाइल करोगे। भाई बैठ के बस क्या करोगे, FS बनाओगे, ठीक है। कंपाइल करोगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, जजमेंट सब देख के, ठीक है सर। एक कंपाइल करते करते तुमको कुछ कुछ जजमेंट आएंगे ना सामने, भाई जजमेंट तो आते हैं ना, इसमें से जो सिग्निफिकेंट जजमेंट आते हैं ना, इसको तुम क्या करोगे, MNT के साथ में डिस्कस करोगे। बस ये एडिशनल चीज आती है, ये कुछ नया बात कर रहा है, नहीं तो इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो जब भी बनाएगा उसमें जजमेंट आएंगे, तो जिसमें से उन्होंने बस बोल दिया, एक पॉइंट ऐड कर रहा कि भाई साहब जो सिग्निफिकेंट जजमेंट है ना, उसके ऊपर बस MNT के साथ में डिस्कशन कर ले, बात खत्म, बात खत्म कर ले ना डिस्कशन करके। एक बार डिस्कशन कर तो ले भाई, सिग्निफिकेंट जजमेंट है, डिस्कशन कर तो ले, तेरा क्या जा रहा है। एंड बाद में जब पूरा कंप्लीट होता है ना, तो भाई साहब इंफॉर्मेशन इशू करने से पहले, प्रायर टू तुम्हारा जो भी चीज आती है ना, उससे पहले एक बार है ना रीड कर ले। सर क्या करेगा रीड करके, उसने बनाए तो है ना, रीड करके क्या करेगा, रीड करके उसको समझ में आएगा क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है, कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट है मतलब तुम्हारा ओमिशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है मैनेजमेंट ने, या फिर अनसेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन है, तो भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है ना, अभी अभी कुछ तो गड़बड़ है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो क्या करोगे भैया, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, मैनेजमेंट को जाके बता दोगे ना भैया, इन्फॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट है तो उसको पूछोगे इन्फॉर्मेशन दे दे, इनएक्यूरेट है बोलेंगे एक्यूरेट वाला इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे दे दे, दे दे, मुझे दे दे, क्या दे दे, ब्रिंग टू द अटेंशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अटेंशन में लेकर जाओ और रिक्वेस्ट करो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। क्या बोले, क्या देने का है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, अगर इनकम्प्लीट है और अगर इनएक्यूरेट है तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको दे दे। अगर मैनेजमेंट देता है तो सही बात है, लेकिन हमेशा की तरह मैनेजमेंट मूर्ख मैनेजमेंट होता है, तो अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट, हम एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। एंड MNT को जब जब अपन विड्रॉ करते हैं, MNT को रीजन तो बता के जाते ही जाते 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 हम बता के जाते कि अपन अच्छा में चल रहा हो, अपन विड्रॉ कर रहे हैं, और जाते जाते ये भी बता रीजन क्या है तुम्हारा विड्रॉल का, ठीक है।
उसके बाद में बात आती है तुम्हारे पास में क्या बात आती है, और एक बात आती है जब तुम रीड करते हो कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है। देखो, ऐसा हो सकता है कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में एफआरएफ को डिस्क्लोज नहीं किया है, एफआरएफ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पे एफआरएफ को डिस्क्लोज नहीं करा है, ऐसी चीज आ सकती है। या फिर तुमको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। अमेंडमेंट क्यों करना है तुमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में? क्योंकि अमेंडमेंट इसीलिए करना है कि तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो तुम्हारा मटेरियली मिस्टेटेड ना हो, मटेरियली मिसस्टेटमेंट ना हो, इसकी वजह से तुमको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। या फिर वो तुम्हारा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो मिसलीड करता हो, ठीक है, तो इस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा? उस केस में तुमको मैनेजमेंट को अमेंडमेंट को प्रपोज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट अगर एक्सेप्ट करता है तो वेरी गुड है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है या फिर अमेंडमेंट करने के लिए परमिट नहीं करता है तुमको, तो अपन बोलेंगे अच्छा मैं चलता हूँ, विड्रॉ करेंगे। एंड एमएनटी को हमेशा की तरह बता देंगे, विड्रॉ कर रहे रीजन भी बता देंगे। और विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है ना, तो जाओ जाके देखो रिकॉर्ड में तुम्हारा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट कुछ है क्या गिवन सिचुएशन में। और साथ साथ में एक बात होती है कि मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में एक्नॉलेजमेंट करके ले लो कि कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के फाइनल रिपोर्ट की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। क्या बात होती है, हम कहाँ पे है, हमको एंगेजमेंट को परफॉर्म करने का है, परफॉर्म करने का है। परफॉर्म करने के प्रोसीजर में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना पड़ेगा। किस चीज का? एंटिटी के बिजनेस का, ऑपरेशन का, उसके अकाउंटिंग सिस्टम का, उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एंड एफआरएफ का। तो एंटिटी के बारे में जानो, एफआरएफ के बारे में जानो, बात खत्म। उसके बाद में कुछ नहीं, बैठ के कंपाइल करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कंपाइल करना है यूजिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट जो मैनेजमेंट ने तुमको दिया है। अभी इसमें से जो सिग्निफिकेंट जजमेंट होते हैं ना, उसके ऊपर तुम क्या करो, एमएनटी के साथ में एक बार जाके डिस्कस तो कर लो दोस्त। और जब भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीशन से पहले एक बार अपन क्या करेंगे, रीड तो करेंगे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रीड करते करते तुमको समझ में आता है, प्रैक्टिशनर को समझ में आता है कि इन्फॉर्मेशन में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इनकम्प्लीट है या फिर इनएक्यूरेट है या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट के पास में जाओगे और उनको मांगोगे, दे दे भाई दे दे। क्या? ब्रिंग दैट टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। अगर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगो, इनएक्यूरेट है तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगो, ठीक है। ब्रिंग दैट टू द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट एडिशनल या फिर करेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैनेजमेंट देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन एंगेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते बाबू, अपन एंगेजमेंट को कंप्लीट नहीं कर सकते ऐसे अधूरे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे अच्छा मैं चलता हूँ फिर। तो अगर नहीं देता है तो अपन विड्रॉ करेंगे एंगेजमेंट से। एंड जब जब विड्रॉ करो तो एमएनटी को इन्फॉर्म करो और रीजन भी साथ में बता दो विड्रॉल का। विड्रॉ करो, इन्फॉर्म करो कि अपन विड्रॉ कर रहे हैं और क्या बताओ, रीजन बताओ क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने बात कर रही थी, रीड करते करते अगर दूसरी चीज समझ में आती है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ऐसी है कि कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एडुकेटली रेफर नहीं करती या फिर डिस्क्राइब नहीं करती एफआरएफ को, तो ये तो गलत चीज है ना। कहाँ पे भी हमने देखा है, देखो जहां पे भी जाते हो ना, एफआरएफ तुम्हारे पास में आना चाहिए। एफएस में एफआरएफ जाना ही होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था ईओएम पैरा में तुम क्या करते हो, बता देते हो कि यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। तो क्यों बता सकते हो तुम ईओएम पैरा में? क्योंकि उसको एफएस में डिस्क्लोज किया है, एफएस में डिस्क्लोज किया है, इसी वजह से हम जैसे 800 में जाते हैं और ईओएम पैरा देते हैं, एफएस में डिस्क्लोज किया है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि एफआरएफ हमेशा एफएस में डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में एफआरएफ डिस्क्लोज नहीं है, डिस्क्राइब नहीं है, रेफर नहीं है, तो दिक्कत है। या फिर अमेंडमेंट नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड ना हो, इसी वजह से अमेंडमेंट करने पड़ेंगे तुमको। तो करने हैं तो करने पड़ेंगे ना भाई साहब। और कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मिसलीड करता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास में जाएंगे, धीरे धीरे मैनेजमेंट के पास में जाएंगे और उनको बोलेंगे अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा बबुआ, बबुआ अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा, प्रपोज करो अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बता दो कि क्या क्या अमेंडमेंट करना है, उसको प्रपोज करो। अब मैनेजमेंट या तो अच्छा है एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो मैनेजमेंट हमेशा की तरह मूर्ख मैनेजमेंट रहता है, तो मैनेजमेंट डिक्लाइन करेगा या फिर तुमको परमिट नहीं करेगा प्रपोज अमेंडमेंट करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा मैं चलता हूँ, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म एमएनटी एंड रीजन फॉर विड्रॉइंग। तो विड्रॉल के साथ में इन्फॉर्म एंड तुम्हारा रीजन चिपक के आ जाता है वैसे का वैसा, ठीक है। कभी कभी विड्रॉल तुमको पॉसिबल नहीं होता है, तो उस केस में तुमको प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और जाते जाते तुम क्या करो, एमएनटी से एक्नॉलेजमेंट कर लो। जाते जाते नहीं, तुम्हारे एक प्रोसीजर का पार्ट है कि तुमको ऑब्टेन करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट एमएनटी से कि क्या
that they have taken responsibility for the final version of कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनल वर्जन की जिम्मेदारी भी सब मैनेजमेंट को दे दी अपन ने, तो अपन के हाथ में ज्यादा कुछ चीजें बचती नहीं है। ठीक है, एक बार प्रोसीजर देखो, एक बार प्रोसीजर अच्छे से देख लो। सबसे पहले अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसके बाद में कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद में सिग्निफिकेंट जजमेंट अगर कुछ है तो डिस्कस करते हैं, नहीं तो अपन रीड करते हैं देने से पहले। ठीक है, अगर रीड करते समय हमको समझ में आएगा इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, अनसेटिस्फैक्टरी है, तो अपन अटेंशन में लेकर जाएंगे मैनेजमेंट के, या फिर रिक्वेस्ट करेंगे एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं एंगेजमेंट तो विड्रॉ करेंगे, इन्फॉर्म करके रीजन बता के जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एफआरएफ डिस्क्राइब नहीं किया है, या फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है, या फिर तुम्हारा कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसलीड करता है, तो उस केस में मैनेजमेंट को बताएंगे कि अमेंडमेंट कर ले। अगर मानता है तो सही बात है, डिक्लाइन करता है या फिर परमिट नहीं करता है तो उस केस में विड्रॉ करेंगे, एमएनटी को इन्फॉर्म करेंगे। विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो पीआरएल, प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है क्या, वो देखेंगे। और अपन क्या करेंगे, एमएनटी से एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि फाइनल वर्जन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतनी सी प्रोसीजर आती है। सर एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तुमको, क्वेश्चन क्या आएगा, कंपाइल करना है तो कंपाइल करना है तो जैसे 4410 में आओ, बात खत्म। ठीक है, टैक्स पर्पज वाला क्वेश्चन आएगा तुमको, इन्वेंट्री ग्रॉसली अंडरस्टेटेड है एंड फेल टू अप्लाई एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग, तो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग तुम नहीं लगा पाते हो, और उसका जो मैनेजमेंट वगैरह कोई रहेगा उसका कहना है कि तुम्हारे आउटसाइड द स्कोप में आता है तो कमेंट करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब देखो सजेस्टेड आंसर के हिसाब से 0.6 to 10 आते हैं इस आंसर में, बट मैंने तुमको बता दिया 0.5 to 10 लिख लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तुमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, या फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तुमको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे चीज क्या हुई है, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, या फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत है, हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो इससे अच्छा है 5 to 10 सारे के सारे पॉइंट लिख के आ जाओ, 5 to 10 सारे के सारे पॉइंट लिख के आ जाओ। एक बार बता दिया, बार बार बता दिया। ठीक है, अब बात आती है रिपोर्ट में, और बात खत्म रिपोर्ट में, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन इतना सा है, इतना सा है। ठीक है, रिपोर्ट की बात होती है सर, रिपोर्ट की बात होती है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए रिपोर्ट को पढ़ते। इधर गया, इधर गया, मैं इधर गया, इधर नहीं है, किधर है, इधर है। चलिए सर, ये तुम्हारा कंपाइलेशन रिपोर्ट है तुम्हारे पास में। यहाँ पे क्या बात होती है, वी हैव ऑडिटेड, नहीं, वी हैव परफॉर्म एग्री अपॉन प्रोसीजर, नहीं, वी हैव कंपाइल्ड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने कंपाइल किया है एबीसी कंपनी के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तुमको बताना पड़ेगा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमको तुमने दी, हमको इन्फॉर्मेशन तुमने दी है, ये चीज तुमको बतानी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल किया है ना, तो इसमें क्या क्या आता है वो बताओ, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अदर इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज बता दो। फिर तुम बता दोगे हमने क्या किया है, SRS 4410 के हिसाब से। देखो हमने जब से रिपोर्ट देखा है ना, जैसे 810 में तो हमने बात करी कि हमने ऐसे 810 को कंप्लाई किया है। जब से हमने एग्री अपॉन में देखा है ना कि हमने SRS 4400 को अदेर किया है। हम एसएस में जब ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, हमने ऑडिट एसए के हिसाब से किया है। वैसे ही हम बोलेंगे कंपाइलेशन जो है ना, हमने किसके हिसाब से किया है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट हमने SRS 4410 के हिसाब से किया है। ठीक है, अब तुमको तुम्हारे बारे में बता देना पड़ेगा, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, दोनों के बारे में बता देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अप्लाई किया है, ताकि हम क्या करें, तुमको हेल्प कर पाए, किस वजह से एफएस को प्रिपेयर करने में एंड प्रेजेंट करने में हेल्प कर पाए विथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्टेड इन इंडिया। ये क्या है, एफआरएफ है तुमको। ठीक है, तो एफआरएफ के बारे में तुमने बता दिया, पर्पस बता दिया तुमने, और साथ में हमने कंपाइल किया है इथिकल रिक्वायरमेंट को। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक तो क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग एक्सपर्टीज को अप्लाई करना, एंड दूसरी है हमारी जिम्मेदारी क्या है, इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना। उसके बाद में तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस तुम्हारी जिम्मेदारी है, मतलब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फिर अपन बोलेंगे सर अपन रिलेटेड सर्विसेज में है, तो कंपाइलेशन जो है ना तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हमने एग्री अपॉन में बोला था कि हम ऑडिट परफॉर्म नहीं करते हैं, हम रिव्यू नहीं है, ऑडिट नहीं है, इसकी वजह से एश्योरेंस नहीं देते हैं। यहाँ पे भी सेम टू सेम बात करते हैं, नॉट एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और यहाँ पे हमको एक्यूरेसी कंप्लीटनेस चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन, या फिर रिव्यू कंक्लूजन हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा एफआरएफ के हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए, इसके ऊपर अपन क्या नहीं करते हैं, अपन ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन नहीं देते हैं। सिंपल सी इतनी बात आती है बस। और एक चीज आती है, जब तुम्हारा स्पेशल पर्पस होता है ना, तुम्हारा स्पेशल पर्पस होता है ना, तो तुमको स्पेशल पर्पस बताना पड़ेगा। ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सक्लूडिंग तुम्हारा कुछ तो एक पर्पस है, उस पर्पस को तुमको ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, करंट इन्वेस्टमेंट को वगैरह छोड़ के ये पर्पस तुमको बताना पड़ेगा, एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पजेस। इतना पॉइंट आता है सर, इतनी चीज देखी हमने सर। सर एक बार ऊपर से हल्की सी नजर घुमाओ, हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले कंपाइल किया है हमने इन्फॉर्मेशन को, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एबीसी को, एंड उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमको दी है। ठीक है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है वो सब हमने बता दिया। सर हमने SRS 4410 के हिसाब से किया है। फिर हम बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है, एंड फिर बोलते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को अप्लाई करना एंड इथिकल रिक्वायरमेंट, दो ही है। तुम्हारी जिम्मेदारी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की है। फिर हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, इसकी वजह से रिव्यू कंक्लूजन ऑडिट ओपिनियन नहीं देते हैं। बस इतनी सी बात आती है सर। आइए रिपोर्टिंग में, रिपोर्ट में आइए, सबसे सबसे सिंपल सिंपल चीज आती है। एक तो टाइटल एड्रेसी, वाह 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 वाह। उसके बाद में डेट सिग्नेचर प्लेस, वाह 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 वाह। सर हमने बता दिया, तुम बता दो बाकी के पॉइंट, मैं बता देता हूँ तुमको बाकी के पॉइंट। स्टेटमेंट जाएगा दैट प्रैक्टिशनर हैज कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो पॉइंट के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, हमने क्या किया है, कंपाइल किया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कौन सा, एफएस के बारे में बात हो रही है। तो एफएस के बारे में जब बात होती है ना, तो टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट जाएगा तुम्हारा, डेट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पीरियड कौन सा कवर होता है। टाइटल में तुम्हारे पास में बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अदर एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन, वो सब चीजें जाती है। तो सबसे पहले तुमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और दूसरी बात तुमको ये बताना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन हमको तुमने दी है, हमको इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दी है। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि हमने SRS 4410 के हिसाब से कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म किया है। तो तुम बता दो कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट हमने दिस SRS मतलब 4410 के हिसाब से करी है। ठीक है सर, इतनी बात हो गई। अब तुमको और एक चीज समझना पड़ेगा, उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, बात खत्म। तो एक तो आता है तुम्हारा एप्लीकेबल FRF क्या है, FRF का पर्पस क्या है, एंड तुम्हारा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये चीज जाती है। सर ये समझने की जिम्मेदारी होती है। FRF मतलब क्या, तुम्हारा वो वाला पॉइंट देखो, अरे रुक जाना भाई, जनरली अकाउंटेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया वाला पॉइंट। ठीक है, तो FRF के बारे में बात होती है। फिर अपन क्या बोलते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, और मैनेजमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। मैनेजमेंट की तो सिंपल जिम्मेदारी है, तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बता दो कि उसका एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। हमारी क्या जिम्मेदारी होती है, हमको कंपाइल करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को SRS के हिसाब से, एंड इथिकल रिक्वायरमेंट मतलब हमारी जिम्मेदारी होती है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज को अपन लगा देंगे, अप्लाई करेंगे, और इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेंगे। तो इथिकल रिक्वायरमेंट को एंड उसको तुमको SRS के हिसाब से क्या करना है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करना है, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। सर कितनी सिंपल चीज आती है, कितनी सिंपल चीज आती है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, फिर वो इन्फॉर्मेशन किसने दे रही है, किसने दी है हमको, मैनेजमेंट ने दी है हमको, बात खत्म। फिर हम क्या बात करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारे पास में कंपाइल करना SRS के हिसाब से, इथिकल रिक्वायरमेंट का पालन करना। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। FRF कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्टेड इन इंडिया, उसको तुमको कंप्लाई करना है, और साथ में ये बताना है कि हमने जो SRS जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट किया है ना, SRS 4410 के हिसाब से किया है। ये तो हमेशा जाएगा तुम्हारा, बात खत्म। अब सर हमेशा ना, हमेशा दो चीजें ध्यान दे दो। क्या दो चीजें ध्यान देनी है, देखो जब जब तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होता है ना, तो दो स्टेटमेंट जाते हैं तुम्हारे पास। कौन से, कि हमारा एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो इसी वजह से हमको एक्यूरेसी कंप्लीटनेस चेक करने की जरूरत नहीं होती है, और इसके ऊपर हम एक्सप्रेस नहीं करते ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन। ठीक है, ये चीज कब जाती है, जब तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, वैसे हमने एग्री अपन में भी देखा है कि अपन क्या करते हैं, अपन बोल देते कि ऑडिट नहीं करते हैं, रिव्यू नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं हम, तो इसी चीज को तुमको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, एक्यूरेसी कंप्लीटनेस अपन चेक नहीं करेंगे, और ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन अपन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसके बारे में बता दो। और एक चीज मैंने आपको बोली थी कि जब जब स्पेशल पर्पस या FRF आता है ना, तो दो पॉइंट तुम्हारे जाएंगे। क्या, एक तो तुम्हारा पर्पस क्या है, अगर स्पेशल पर्पस है ना, वो स्पेशल क्या है, वो स्पेशल पर्पस क्या है वो बता दो, और किसको है, इंटेंडेड यूजर कौन है, और बता दो कि ये चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी, बाकी लोगों के लिए ये चीज सही नहीं है, मे नॉट बी सुटेबल फॉर द अदर पर्पजेस। मतलब अपन जो लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस आता है उसके बारे में बात करते हैं, ये तुम यहाँ पे बात कर सकते हो।
ठीक है सर। तो दो चीज जाएगी स्पेशल पर्पस में, क्या जाएगी, एक तो तुम्हारा पर्पस क्या है, स्पेशल पर्पस है ना, स्पेशल पर्पस बता दो, इंटेंडेड यूजर बता दो, एंड उसके साथ में अटेंशन लेकर जाओ रीडर का, कहाँ पे कि तुमको ये हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, may नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पस के लिए। ठीक है सर। रिपोर्टिंग है कतई इंपॉर्टेंट, समझना पड़ेगा तुमको क्या क्या चीज आती है, समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं अपन, हमेशा इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एफएस है, इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, उसका टाइटल, उसका डेट, वो सब वो भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, किसने दिया है, मैनेजमेंट ने दिया है। ठीक है, देखो जब एग्री अपन प्रोसीजर होता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं कि अपन दोनों ने एग्री किया हुआ, मतलब हमने तुम्हारे साथ में एग्री किया हुआ। अभी यहाँ पे एग्री कुछ नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन किसने दी है हमको, मैनेजमेंट ने दी है। तो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने हमको दी है, ठीक है सर, उसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि एक तो एफआरएफ के बारे में बात करेंगे, और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है एंड प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी क्या है। फिर अपन एसआरएस 4410 के हिसाब से हमने क्या किया है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट किया है। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। फिर दो केस में दो दो स्टेटमेंट ऐड हो जाते हैं। कौन से दो केस में, सबसे पहले नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो तुम बताओ कि ये तुम्हारा नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, एक पॉइंट हो गया। एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कि ऑडिट ओपिनियन रिव्यू कंक्लूजन नहीं देते हैं हम। ठीक है, फिर स्पेशल पर्पस है, तो दो स्टेटमेंट अलग से जाएंगे। क्या स्पेशल पर्पस में पर्पस क्या है और इंटेंडेड यूजर कौन है, तो इंटेंडेड यूजर अगर स्पेसिफिक आते हैं तो बाकी यूजर है ना, बाकी यूजर के लिए वो तुमको सुटेबल नहीं होगा, बाकी पर्पस के लिए तुमको ये जो रिपोर्ट है ना वो सुटेबल नहीं है, ये चीज बात करो। फिर कम्युनिकेट करते हो तुम एमएनटी के साथ में, प्रैक्टिशनर कम्युनिकेट करेगा एमएनटी के साथ में टाइमली बेसिस के ऊपर सारे मैटर जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए कंसर्न करते हैं, एंड सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू मेरिट अटेंशन ऑफ एमएनटी। ठीक है, सिंपल सी बात आती है, कम्युनिकेशन करना है। सर एक पॉइंट आएगा डॉक्यूमेंटेशन का, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि कंपाइलेशन के चीज में तुम्हारे पास में डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, तो 1 2 3 4 सबसे पहले मैनेजमेंट हमारे पास में आया था, क्या लेकर आया था, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर आया था। तो उसमें क्या है हमारे पास में क्या देखना है, ट्रायल बैलेंस लेकर आया था, ट्रायल बैलेंस लेकर आया तो उसको डॉक्यूमेंट कर लो। फिर तुमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर तुमने क्या किया है, तुम्हारा कंपाइलेशन किया है। तो कंपाइलेशन के लिए तुमने देखना है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कैसे कंपाइल करता है तुम्हारा, रिकंसाइल कैसे करता है उस रिकॉर्ड के ऊपर। सर सबसे पहले बात करेंगे अपन, एंटिटी ने तुमको दिया है कुछ, एंटिटी ने तुमको दिया है कुछ, क्या दिया है तुमको एंटिटी ने, ट्रायल बैलेंस, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर इन्फॉर्मेशन दी है तुमको कंपाइल करने के लिए। तो उसका एक कॉपी तुम्हारे पास में सेव करके रखो डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, उसने जो दिया है उसका एक कॉपी तुम्हारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, तुमने रख लिया एक कॉपी। अब उसके ऊपर तुमने क्या किया है, उसके ऊपर तुमने कंपाइलेशन किया है। तो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो रिकंसाइल करता है जो उन्होंने तुमको रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन दी है ना मैनेजमेंट ने तुमको, उसके साथ में रिकंसाइल करता है। ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी, और ऐसे रिकॉर्ड तुमको मेंटेन करने पड़ेंगे कि वो समझ जाए कि तुमको कैसे रिकंसाइल करता है। ठीक है, रिकंसाइल कैसे करता है, मतलब देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में बैलेंस शीट है ना, तो बैलेंस शीट का एक आइटम है कोई, तो रिसीवेबल है। ठीक है, तो रिसीवेबल तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के साथ में कैसे रिकंसाइल करता है, ठीक है, ये तुमको देख के समझ में आना चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड तुम मेंटेन करो। तो सबसे पहले कॉपी एंटिटी टीबी समरी अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन का कॉपी तुम एक रखो, उसके साथ में रिकॉर्ड्स के साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में रिकंसाइल कैसे करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे करता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। अगर उस केस में अगर तुम्हारे पास में सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं ना, तो उसको डॉक्यूमेंट करो। और एक चीज आती है जो तुम्हारा फाइनल बनेगा ना, फाइनल वर्जन बनेगा ना, उसका एक कॉपी तुम क्या करो, तुम्हारे पास में सेव करके रख दो। कुछ नहीं है भाई, फालतू की चीज है। क्या लेकर आएगा, ट्रायल बैलेंस वो लेकर आएगा हमारे पास में, अपन उसके ऊपर कंपाइलेशन करेंगे। कंपाइलेशन करेंगे तो कंपाइलेशन तुम्हारा रिकंसाइल कैसे होता है, फिर अपन क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर को चाहते उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, और फाइनल वर्जन जो है ना उसका एक कॉपी सेव करेंगे, बात खत्म। तो दो कॉपी है तुम्हारे पास में, एक रिकॉर्ड है और एक सिग्निफिकेंट मैटर है। एक कॉपी टीबी का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एंड अदर इन्फॉर्मेशन का। फिर एक तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारा कैसे कंपाइल करता है, हाउ कंपाइल करता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और सिग्निफिकेंट मैटर आते हैं तो उसको रिकॉर्ड करोगे, और फाइनल वर्जन ऑफ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बात खत्म भाई साहब, बात खत्म। एक मिनट दे दो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। एक मिनट, सारे ही क्वेश्चन में क्या करता हूँ, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ तुमको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कंपाइल है, कंपाइल है तो 4410 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओमिशन है सम इन्फॉर्मेशन का, मैंने बोला था इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन तुमने पुराना आंसर है इसका, तो तुमने क्या करना है, अपने नोट्स में से जाके देखना है, तुम्हारे जो प्रोसीजर है ना 5 to 10 तुमने लिख के आना है। ठीक है, 5 to 10 लिख के आना है, क्योंकि यहाँ पे ओमिशन है ना, तो ओमिशन है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा तुम्हारा। तो 5 6 7 8 9 10 सारी चीजें तुम लिख के आ जाओ, बात खत्म। ठीक है,
फिर एक क्वेश्चन हमने हटा दिया था क्योंकि टैक्स पर्पज इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड ये चीज़ है ना, तो तुमको नोट से 6 to 10 वाले पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था 5 to 10 तुमने लिख के जाना है, बात खत्म। फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, करंट एसेट में अभी भी रिफ्लेक्ट करता है, कुछ तो हुआ है लेकिन वो तुम्हारा करंट एसेट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, करंट एसेट में नहीं जाना चाहिए लेकिन करंट एसेट में रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब क्या, तुमको अमेंड करने की जरूरत आती है, इन्फॉर्मेशन को अमेंड करने की जरूरत आती है, तो अगेन तुम्हारे 5 to 10 पॉइंट लिख के आओ। वैसे तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 7 to 10 पॉइंट आने चाहिए, अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, लेकिन तुम क्या करो सारे 5 to 10, क्योंकि भाई साहब टेंशन नहीं चाहिए अपने को, 5 to 10 लिख के आओ, क्योंकि गलत किधर नहीं होने का अपने को, 5 to 10 सारे के सारे पॉइंट तुम लिख के आ जाओ, बात खत्म। फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं था। नए क्वेश्चन में से अपन ने एक क्वेश्चन तो देख लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन तो देख लिया अपन ने कि पर्पस क्या है तुम्हारा। अब और एक क्वेश्चन क्या है, देखो और एक क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास में, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड को कंपाइल नहीं करता है, कंपनी फेल करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना। इन्वेंट्री का है यार, इन्वेंट्री का है, तो इन्वेंट्री का तो हमने देख ही लिया है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बोला था 6 to 10 वाले पॉइंट सजेस्टेड आंसर में आते हैं, बट आप 5 to 10 लिख के आ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 to 10 में देखो ये 6 नंबर का पॉइंट है, ये 7 नंबर का पॉइंट है, ये 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में क्या बात आती है, ये तुम्हारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का, देखो कहाँ से पूछा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का तुमको याद तो है क्या, तुमको याद तो है क्या, देखो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डीम ऑफ आईसी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, जजमेंट। देखो ये तो हमने चेक भी नहीं किया था, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, 4410 बता दिया, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, डीम ऑफ आईसी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड जजमेंट नीडेड। भाई साहब मजा आ गया कि नहीं आ गया, एक बार ओवरव्यू डाल दो दिमाग में, ओवरव्यू एक बार कि इस चीज में क्या क्या आता है। एक तो आएगा कंपाइलेशन एंगेजमेंट का पर्पस क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पर्पस में बता दो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट या फिर अदर देन रिक्वायरमेंट में मैनेजमेंट, TCWG, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ट्रांजेक्शन पर्पस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में स्कोप वगैरह छोड़ दो, इथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ सकता है, इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, MCQ में आता है तो, ठीक है। उसके बाद में एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी, प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो जिम्मेदारी तुमको ये चीज लिख के जाना है तुमको, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो अच्छे से, क्वेश्चन को ये समझो, इसके ऊपर का ये आंसर आएगा तुम्हारा, इस चीज को तुमको समझ के जाना है, ठीक है। फिर अपना जो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है ना, उसमें तुम्हारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या आना चाहिए, इसको तुम याद रखो, इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनाए। फिर एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर्स पूछेंगे तुमको कंपाइलेशन के, वो तुमने लिख के जाने हैं। इसमें तुम्हारे पास में टैक्स पर्पस वाला क्वेश्चन आता है, तो तुमने 6 to 10 पॉइंट लिखने हैं। और अदर कोई आता है इनकम्प्लीट ओमिशन इनएक्यूरेट का, उसको तुमने पूरा करके लिख के जाना है। रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, रिपोर्ट के बारे में ए पॉइंट तुमने लिख के जाने हैं, और उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन में तुमने लिख के जाना है। इतने क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा जाते जाते ये तो बता के जाओ मजा आया कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।